डोडो टीवी। सालों पुरानी बात है, घने जंगल से ही लगा हुआ एक गांव था। यूं तो गांव काफी खुशनुमा और हरा भरा था, लेकिन खतरनाक जंगली जानवरों की वजह से गांव के आसपास बाड़ लगा दी गई थी। गांव में हर साल की तरह इस बार भी मेला लगा था और हर बार की तरह लोग काफी खुश थे। लेकिन एक घटना गांव के लोगों के लिए नई थी और अजीब भी। मेले में बहुत ही आकर्षक लड़की आई। गांव के युवक तो मानो उसके सौंदर्य में सम्मोहित हो गए। कुछ देर मेले में घूमने के बाद वो लड़की जंगल की ओर चली गई और घने जंगल में कहीं खो गई। ये घटना अब अक्सर होने लगी। वो लड़की गांव में आती और फिर जंगल में कहीं गुम हो जाती। लेकिन इसके साथ ही हर बार गांव का कोई ना कोई जवान आदमी गायब हो जाता। गांव वाले सोचते कि जंगल के जानवर इस इंसान को खा गए होंगे। वो लड़की 10-15 दिनों में एक बार गांव में आती और सारे लड़कों पर अपना सम्मोहन छोड़ जाती। फिर काफी दिनों तक वो लड़की गांव में नहीं आई और गांव के युवकों का तो मानो इंतजार से बुरा हाल था। फिर एक दिन अचानक गांव में महामारी फैल गई। धीरे धीरे कई लोग मरने लगे। इसी बीच वो सुंदर लड़की फिर से गांव में आई और गांव वालों की सेवा करने लगी। राहुल नाम का एक युवक जिस लड़की को काफी समय से देख रहा था, उसने निश्चय किया कि शादी करेगा तो इसी लड़की से। और फिर जब वो लड़की जंगल की ओर जाने लगी तो राहुल भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। लड़की ने राहुल को अपने पीछे आते हुए देख उससे कहा, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन अभी इस वक्त तुम्हारा यहाँ रहना खतरनाक है। यहाँ एक बहुत भयानक चीता है जो तुम्हें मारकर खा जाएगा। मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। देखो, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देती हूँ, चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। लेकिन अब लड़की का बर्ताव बदल रहा था, या यूं कहूं डरावना हो रहा था। तू नहीं मानेगा, शायद मौत के बाद मानेगा। राहुल अपनी आंखों के सामने ऐसा भयंकर मंजर पहली बार देख रहा था। लड़की पूरी तरह से आदमखोर चीते में बदल चुकी थी। लड़के ने डर के मारे भागना शुरू किया और बिजली की फुर्ती से गांव की ओर भागा। जैसे तैसे वो घर पहुंचा। हे भगवान, काश ये सपना हो। अगले कई दिनों तक राहुल सदमे में रहा और गांव वालों को पूरी आपबीती बताई। लेकिन किसी भी गांव वाले ने राहुल का यकीन नहीं किया। कई दिन बीत गए। राहुल को लगा कि उस लड़की का पीछा छूट गया। लेकिन एक दिन राहुल का दोस्त उसके घर आया। भाई, वो जंगल वाली लड़की गांव में आई है और तुम्हारा पता पूछ रही है। भाई बोल दे, मैं नहीं हूं। तभी अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। इस दस्तक से राहुल कांप उठा, लेकिन इतने में उसके दोस्त ने दरवाजा खोल दिया। मैं आपका इंतजार करती रही, आप नहीं आए तो मैं आ गई। अब मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं तुमसे शादी वादी नहीं करना चाहता। अरे बाबूगा, अब कौनू बहाना नहीं चलिए, छोड़ो शर्माइबो। सभी गांव वालों ने मिलकर दोनों का विवाह करा दिया। अब तो लड़की राहुल के घर में ही रहने लगी और हर रात चीता चुड़ैल बनकर गांव वालों का शिकार करने लगी। अपने शिकार को वो राहुल के घर के पीछे घसीट लाती। कुछ दिनों में घर के पीछे मरे हुए लोगों के कई कपड़े इकट्ठे हो गए। अगर इस बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हारा हश्र भी यही होगा। क्या करूं, समझ में नहीं आता।
कैसे इस समस्या से बाहर निकलूं? हर दिन गांव में किसी ना किसी की मौत का मातम। राहुल की परेशानी बढ़ती जा रही थी। तभी पास के गांव से उससे मिलने उसकी बहन आई। उसने उसकी हालत देख कहा, भैया क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ? भाभी ख्याल तो रखती है ना? हाँ, सब ठीक है। और ये घर के पीछे इतने सारे कपड़े और यहाँ खून भी है। इस सब की जिम्मेदार वो लड़की है जो मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ रह रही है। वो एक चीता चुड़ैल है। कई गांव वालों को खा चुकी है। ना जाने आगे क्या होगा। राहुल सारी बात अपनी बहन को बता देता है। वो अपने भाई की बात पर विश्वास करती है और तुम अपना ख्याल रखना भैया, मैं जल्द इस समस्या का उपाय ढूंढती हूँ। इस भयानक समस्या को सुलझाने के लिए राहुल की बहन वहां से निकल गई। घर आकर उसने सारी बात अपने पति को बताई। ये समस्या कोई छोटी नहीं है। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वो हमारी मदद करेगा। वे जल्दी उस तांत्रिक के पास पहुंच गए। कहो, क्या समस्या है? मेरा भाई एक चीता चुड़ैल के चंगुल में फंसा हुआ है। चीता चुड़ैल? ये कोई आम घटना नहीं। जब कोई कुंवारी लड़की चीते को मरते वक्त देख लेती है तो चीते की आत्मा उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर जाना बहुत ही खतरनाक रूप इख्तियार कर लेता है। रात में इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो फिर मेरे भाई की जान? एक उपाय है। जिस रात आसमान में चांद नहीं होगा, उस रात चीता चुड़ैल के दोनों आंखों के ठीक बीचों बीच मार करना होगा। मैं करूंगा ये काम। मैं एक तीर से उस चीते को खत्म कर दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर निशाना चूका तो तबाही है। फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। पूरी योजना साफ थी, गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन इंतजार था तो उस रात का जब चांद ना निकले। ये मौका था ठीक 2 दिन बाद, अमावस्या की रात। राहुल की बहन और उसका पति तांत्रिक को साथ में लेकर शाम को ही राहुल के घर चले गए। गांव के सब लोग भी वहां आ गए और रात होते होते तांत्रिक ने अपना पूरा तंत्र शुरू कर दिया। जैसे ही रात काली हो रही थी, तांत्रिक के मंत्र और गहरे होते गए और फिर कुछ देर बाद सभी गांव वाले उस भयानक चीते को देखकर बहुत डर गए। वहीं दूसरी ओर राहुल के जीजा जी ने धनुष से तीर छोड़ा, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी राहुल। इन लोगों को नहीं लाना चाहिए था। अब इस गलती की सजा अब पूरा गांव भुगतेगा। ये कहते हुए वो चीता चुड़ैल राहुल को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी और जैसे ही वो राहुल पर झपटी, राहुल ने अपनी जेब से चाकू निकालकर चीता चुड़ैल की आंखों के ठीक बीचों बीच मार दिया। चाकू एकदम ठीक जगह पर लगा। चीता चुड़ैल गिर पड़ी और एक चमत्कार हुआ। मैं कमली हूँ, रोनपुर गांव के मुखिया की बेटी। एक दिन जंगल में लकड़ियाँ लाने गई थी, तभी वहाँ एक चीता। उस लड़की ने पूरी घटना गांव वालों को बताई। गांव वालों ने रोनपुर गांव के मुखिया को बुलाया और सारी बात बताई। मुखिया अपनी बेटी को इतने समय बाद देखकर बहुत खुश हुआ। फिर राहुल और कमली की धूमधाम से दोबारा शादी कराई गई। कमली अब शराब मुक्त हो चुकी थी और अपने पति यानी कि राहुल के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अब गांव वाले उस चुड़ैल से सुरक्षित हैं। समर अपनी दोस्त आरोही के साथ शहर से दूर अपने फार्म हाउस आता है। फार्म हाउस देखकर आरोही उछलने लगती है। शहर में रह रह के मैं ऊब चुकी हूँ। अच्छा हुआ समर तुम मुझे फार्म हाउस ले आए। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। चलो मुझे फार्म हाउस तो दिखाओ। हाँ चलो। समर फार्म का दरवाजा खोलता है तो एक चमगादड़ चीखता हुआ अंदर से बाहर निकलकर रात के अंधेरे में समा जाता है। ये देखकर आरोही डर जाती है। डोंट वरी, काफी दिनों से बंद पड़ा था ना, लगता है चमगादड़ ने अपना घर समझ लिया था इसे। कोई बात नहीं, चलो अंदर, मैं तुम्हें पूरा का पूरा कर दिखाता हूँ।
समर, न जाने मेरा सर क्यों चकरा रहा है और एक अजीब सी खुशबू भी आ रही है। कैसी खुशबू? पता नहीं, शायद गुलाब के फूल की। गुलाब का नाम सुनते ही समर परेशान हो जाता है। गुलाब का फूल? हाँ समर, गुलाब का फूल। लेकिन यह खुशबू मीठी नहीं है। लगता है उसमें दर्द छिपा है कोई, और वह मुझे अपने पास बुलाना चाहती है। आरोही, तुम ठीक तो? नहीं समर, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे नींद आ रही है। ऐसा कहकर आरोही गिरने लगती है। समर उसे संभालता है और उठाकर बेडरूम में ले जाता है। वो उसे बिस्तर पर लिटा देता है। लगता है मुझे पंडित जी को खबर करनी होगी। ऐसा कहकर समर पंडित जी के पास निकल जाता है। आधी रात हो जाती है। आसमान में चांद बादलों में छिप जाता है। चमगादड़ फार्म हाउस को घेर लेते हैं और कमरे में आरोही जाग जाती है। समर, समर कहाँ हो तुम? समर, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? और मुझे क्या हुआ था? अरे हाँ, गुलाब की खुशबू। उस खुशबू ने मुझे बेहोश कर दिया था। चलो समर को ढूंढती हूँ, शायद गार्डन में होगा। आरोही सीढ़ियां उतरकर नीचे आती है और एक बंद कमरे के आगे रुक जाती है। लगता है गुलाब की खुशबू इसी कमरे से आ रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे बुला रहा है। मुझे इस कमरे में जाकर पता लगाना ही होगा कि इसमें ऐसा क्या छिपा है। आरोही कमरा खोलकर अंदर जाती है तो एक और चमगादड़ चीखकर कमरे से बाहर निकल जाता है। ओह ओह, ये चमगादड़ भी ना। समर ठीक कहता है, सच में चमगादड़ का घर ही है ये। अरे लगता है ये तो स्टोर रूम है। कितना सामान बिखरा पड़ा है। लगता है बरसों से यहाँ किसी ने सफाई ही नहीं की। आरोही स्टोर रूम के अंदर जाती है तो उसे टेबल पर एक एल्बम दिखता है। आरोही एल्बम की धूल साफ करती है और एल्बम खोलती है। एल्बम में उसे गुलाब का एक ताजा फूल मिलता है। गुलाब का ताजा फूल? इतने पुराने एल्बम में ये ताजा गुलाब कैसे आया? लगता है ये समर का काम है। उसने मुझे सरप्राइज देने के लिए ये फूल रखा होगा। अरे ये किसकी फोटो है? यह तो समर है, पर समर के साथ ये लड़की कौन है फोटो में? समर से ही पूछती हूँ, लेकिन पहले यह फूल मैं अपने बालों में लगाती हूँ। समर खुश हो जाएगा। आरोही आईने में देखकर गुलाब को अपने बालों में लगाती है। फूल लगाने के बाद वो मुस्कुराकर आईने में देखती है तो आईने में एक लड़की दिखती है। आरोही उसे देखकर डर जाती है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम वही हो ना जो उस एल्बम में समर के साथ फोटो में थी? तो फिर तुम आईने में कैसे? क्या तुम चुड़ैल हो? मेरा नाम माया है आरोही। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं, मैं नहीं देखूंगी। समर कहाँ है? तुमने उसे कुछ किया तो नहीं? मैं समर से बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी समर से बहुत प्यार करती थी। जो गुलाब का फूल तुमने अपने बालों में सजाया है, वह 2 साल पहले समर ने मेरे बालों में अपने हाथों से सजाया था। What? उसी गुलाब की खुशबू के जरिए मैं तुम्हें अपनी ओर खींचती गई। लेकिन क्यों? क्या चाहती हो तुम? मेरी आंखों में देखो, तुम सब समझ जाओगी। देखो, मेरी आंखों में देखो। आरोही धीरे धीरे माया की आंखों में देखती है और देखते देखते पूरी तरह माया के वश में हो जाती है। माया मुस्कुराती है तो आरोही भी मुस्कुराती है। माया की छवि आने से गायब हो जाती है। आसमान में से सारे चमगादड़ उड़कर स्टोर रूम में आते हैं
और आरोही के पीछे आकर शोर मचाने लगते हैं। आरोही गार्डन में आती है। वहां गुलाब का बहुत बड़ा पौधा होता है। आरोही गुलाब के पास आकर जमीन खोदने लगती है। थोड़ी देर में उसे प्लास्टिक में लिपटी एक लाश मिलती है, माया की लाश। थोड़ी देर बाद समर एक पंडित को लेकर आता है। कहां दफनाया था उसे? यहां गुलाब के नीचे। तुम्हारी गलती की वजह से वो फिर वापस आई है। अगर तुमने उसे जलाया होता तो मुसीबत नहीं आती। तब मुझे इस बात का एहसास नहीं था। पंडित जी, कोई तो रास्ता होगा। मैं आरोही से बहुत प्यार करता हूं, मैं उसे खोना नहीं चाहता। आरोही से ज्यादा खतरा तुम्हें है समर। हमें जल्दी कुछ करना होगा। ग्रह दशा कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। प्लीज पंडित जी, देर मत कीजिए, कुछ कीजिए। एक काम करो, वो लाश निकालो। अभी निकालता हूं। समर जमीन खोदकर प्लास्टिक में लिपटी लाश निकालता है। इसे जलाना होगा। जी, अभी जलाता हूं। अरे मूर्ख, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। मुझे इसे मंत्रोच्चारण से जलाना होगा। जैसा आप ठीक समझे। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद लाश पर पानी छिड़कते हैं। लाश भस्म हो जाती है। अब उसका देह राख हो चुका है। अब वो फिर नहीं आएगी। खतरा टल चुका है। मैं आपका आभारी हूं पंडित जी, आपने मुझे बचा लिया। अब मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखना। अरे इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा ठहर जाइए। मतलब? सॉरी पंडित जी, माया का राज सिर्फ आपको पता है, इसलिए मैं आपको जिंदा नहीं रख सकता। मूर्ख, ये क्या बक रहे हो? चिंता मत कीजिए, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। आपको मार के जला दूंगा, फिर तो कोई परेशानी नहीं होगी ना। समर रिवॉल्वर निकालकर पंडित जी को मार देता है। बाद में गार्डन में उसकी लाश जला देता है। नारा पंडित, नारा पंडित का भूत। समर बेडरूम में आता है और बिस्तर पर देखता है तो उसे लगता है आरोही सोई हुई है। आरोही, मैं आ गया। कैसी हो अब तुम? डरने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। आरोही, बोलो ना, गुस्सा हो गया तुम मुझसे? अरे बाबा सॉरी, तुम नींद में थी ना, इसीलिए मैं बिना बताए चला गया। सॉरी बोल रहा हूं ना। ऐसा कहकर वो बिस्तर पर लेट जाता है। आरोही, तुम्हारे बालों में गुलाब का फूल कैसे आया? पहले तो नहीं था। ऐसा कहकर समर बालों से गुलाब का फूल निकाल लेता है और माया उसकी तरफ मुड़ जाती है। ये देखकर समर को झटका लगता है। माया, तुम तो? हाँ, मैं मर चुकी हूँ। तुमने ही मारा है मुझे। 2 साल पहले इसी फार्म हाउस में गुलाब के नीचे दफनाया है तुमने मुझे। क्यों समर? मैं गरीब थी क्या इसलिए? या फिर मैं माँ बनने वाली थी इसलिए? मैं कहीं बोझ न बन जाऊं, यह सोचकर तुमने मुझे मेरे बच्चे के साथ दफना दिया। लेकिन मैं आई हूँ, तुमसे बदला लेने आई हूँ। माया, आरोही का है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसे कुछ मत कहना। जानती हूँ बहुत प्यार करते हो तुम उससे, लेकिन मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करती थी। फिर भी तुमने मुझे मारा और अब आरोही को भी मार दिया। मतलब नीचे पंडित ने जिसे भस्म किया वो आरोही थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, जब तुम पंडित से मिलने गए थे तब मैं आरोही को वश में कर लिया था।
वश में हुई आरोही गार्डन में दफनाए हुए मेरी लाश उठाकर बेडरूम में बिस्तर पर लिटा दिया और वापस गार्डन में आई। आरोही उस गद्दे पे लेट गई और मैंने अपनी शक्ति से उसको मेरा रूप दे दिया और उसको जमीन के नीचे धकेल दिया। क्या? हाँ, सबूतों को मिटाने की हड़बड़ी में तुमने अपनी प्रेमिका को ही मार दिया और मेरा अधूरा काम पूरा कर दिया। नहीं। हाँ, उस पंडित को मारकर तुमने अपनी ही जिंदगी के दरवाजे बंद कर दिए और अब मैं तुम्हें मारकर इस कहानी को खत्म कर दूंगी। नहीं माया, देखो तुम मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ कि पैसे के लालच में आकर मैंने गलती कर दी, लेकिन मुझे इस बार माफ कर दो। मैं पुलिस के सामने जाकर सब सच बता दूंगा और सरेंडर भी हो जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं। माया समर के पास आती है। उसके नाखून लंबे लंबे होने लगते हैं, पूरे शरीर में कांटे निकल आते हैं, बड़े बड़े दांत निकल आते हैं, चेहरे पर काले बाल उगाते हैं। वो समर की छाती पर बैठकर उसका खून पीने लगती है, नाखूनों से उसकी छाती फाड़ देती है। माया घर से बाहर आती है। अंधेरी रात में चांद को देखकर मुस्कुराती है और फिर चमगादड़ बनकर आसमान के अंधेरे में डूब जाती है। एक बार की बात है, एक भूतिया फिल्म की शूटिंग के लिए लोकेशन हंटिंग हो रही थी। मुझे एक ऐसा लोकेशन चाहिए जहां दूर दूर तक कोई रहता ना हो। मैं चाहता हूं बस जंगल के बीचों बीच हो, एक ही घर हो बस। सर, इस हिसाब से तो हमें ये लोकेशन ठीक होगा। टेक्नीशियन डायरेक्टर को उड़ीसा के एक जिले कंधमाल का मानचित्र दिखाता है, जिसे देखने के बाद डायरेक्टर बहुत खुश होता है। सुपर्ब सुपर्ब, हमको ऐसा ही लोकेशन चाहिए होगा। इसके बाद फिल्म के कुल 30 लोग शूटिंग करने उड़ीसा निकलते हैं और शूटिंग लोकेशन पर पहुंचते हैं। तभी रामलाल नाम का एक बूढ़ा आदमी दिखता है। सुनिए, हमें बुला रहे हो क्या बेटा? जी जी, आपको ही बुला रहे हैं। ये घर आप ही का? हमारा ही है, लेकिन क्या काम है? जी, आप यहाँ अकेले रहते हैं क्या? अकेले नहीं, मैं और मेरी बेटी रहते हैं। क्या बात है, बताओ बेटा। जी, हमें ये घर और ये जगह कुछ दिनों के लिए भाड़े पर चाहिए। फिल्म की शूटिंग करनी है। भाड़े पर देने की बात सुनते ही रामलाल सोच में पड़ जाता है, मानो किसी ने उसके पांव बांध दिए हो। अरे क्या हुआ बाबा जी, बोलिए कितना भाड़ा चाहिए आपको? जितना मांगोगे उतना मिलेगा, बस मना मत करना। नहीं नहीं, हमें घर भाड़े पर नहीं देना, किसी को नहीं दे सकते, सॉरी। अरे पर क्यों? देखिए, आपको जितना पैसा चाहिए ले लीजिए, प्लीज प्लीज। ये घर फाइनलाइज हो गया भाई। इस घर के बिना हमारी फिल्म नहीं बन सकती है। बहुत कहने पर रामलाल अपने घर को भाड़े पर देने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन से शूटिंग स्टार्ट होती है। दिन भर शूटिंग होने के बाद शाम को पैकअप होता है। पैकअप। स्पॉट दादा। जी सर, बोलिए। दादा, मेरे लिए चाय बना कर लेके आई ना, आई एम एग्जॉस्टेड। इसके बाद स्पॉट बॉय चाय बनाने जाता है। वो चाय बना ही रहा होता है कि अचानक उसे कटा हुआ हाथ उसकी ओर आते हुए दिखता है और उसका गला पकड़ लेता है। बचाओ! इतने में वो हाथ बढ़कर एक भूतनी का रूप ले लेता है। शूटिंग हो रही है, शूटिंग। इसके बाद वो भूतनी उस स्पॉट बॉय के गले में रस्सी बांधकर लटका देती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। सुबह जब टीम वाले देखते हैं
तो वो लटका हुआ होता है। अरे भाई, ये कैसे हुआ और किसने मार दिया? इसके बाद सारे टीम मेंबर्स में अफरा तफरी मच जाती है। इतने में डायरेक्टर वहां आके इस मामले को संभालते हुए कहता है, देखिए, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये स्पॉट बॉय अपनी मर्जी से सुसाइड किया लगता है। लेकिन इस बात से रामलाल बहुत दुखी दिखाई पड़ता है, मानो उसे सब कुछ पता हो, लेकिन वो किसी से कुछ कहता नहीं है। इसके बाद रोज की तरह शूटिंग स्टार्ट होती है। तभी रामलाल की बेटी शूटिंग देखने वहां आती है। अरे देखो, इस वीरान जंगल में भी माल है। ऐसा बोलकर क्रू मेंबर उस लड़की को छेड़ने लगता है, लेकिन वो लड़की चुपचाप सुन रही होती है। उसके बाद अगले सुबह जब टीम वाले शूटिंग करने आते हैं, तब उन्हें उस लाइटमैन की लाश मिलती है। सर, हम यहाँ शूटिंग नहीं कर सकते। ऐसे रोज रोज टीम के लोगों की मौत होती रहेगी तो कोई नहीं बचेगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक हादसा है बस, जो उसके साथ हुआ है। कैन यू अंडरस्टैंड? ऐसा कहकर डायरेक्टर सभी को फिर से मना लेता है। एक दिन ऐसे ही उस फिल्म का डायरेक्टर टॉयलेट करने बाथरूम जा रहा होता है। तभी बाथरूम की छत में वो रामलाल की बेटी को देखता है। ये देखकर डायरेक्टर कांपने लगता है। तुम बाथरूम की छत में कैसे गई? कौन हो तुम? मार दूंगी। जैसे ही लड़की डायरेक्टर को मारने अपने हाथ आगे करती है, इतने में डायरेक्टर जैसे तैसे वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद डायरेक्टर दौड़ते हुए रामलाल के पास आता है। रामलाल जी, दरवाजा खोलिए। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर से वो लड़की निकलती है। वो डायरेक्टर को गले से पकड़कर उठा लेती है। मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। बचाओ! इतने में रामलाल वहां आ जाता है। रामलाल तुरंत ही एक माला निकालकर उस लड़की के शरीर पर रखता है, जिससे वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। आपकी बेटी क्या था बाबा जी? क्या राज है आपकी बेटी का? मुझे बताइए। इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ शूटिंग करने से मना किया था, पर आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। वो मेरी बेटी नहीं, मेरी भतीजी संजना की आत्मा है, जो अभी एक भूतनी बन चुकी है। आत्मा? हाँ, आज से 10 साल पहले हमारे गांव में कुंवारी लड़कियों को किसी भी लड़के से प्यार करने की मनाही थी। संजना के माता पिता नहीं थे, तो मैंने ही उसे पाला था। लेकिन संजना एक शहर के लड़के से प्यार करने लगी थी। जब सरपंच को यह बात पता चली, तो उसने संजना को सजा देने के लिए जंगल में कहीं जिंदा दफन करवा दिया। इसीलिए वो भूत बन गई, और फिर उसने सरपंच को भी मार दिया। और फिर भी उसका बदला पूरा नहीं हुआ, तो वो गांव के और भी लोगों को मारने लगी। इसी वजह से सभी गांव वाले गांव छोड़कर चले गए। जो भी इस गांव में आता है, उन्हें वो मार देती है। मैं इसलिए जिंदा हूं क्योंकि मेरे पास ये अघोरी बाबा की दी हुई अभिमंत्रित माला है। लेकिन इसका कुछ तो उपाय होगा। इसका उपाय तो सिर्फ अघोरी बाबा ही बता सकते हैं बेटा। वो दोनों अघोरी बाबा के पास जाते हैं। ओम क्लीं मीं चामुंडाय विच्चै। मैं सब जानता हूं कि तुम यहां क्यों आए हो। संजना की मुक्ति का समय आ गया है, हमें उसकी लाश को जलाना होगा। बाबा, पर हमें नहीं पता कि वो कहां दफन है। उसका पता ये नींबू बताएगा। वे सभी नींबू की दिखाई दिशा में चलते हैं
और लाश की जगह पर पहुंच जाते हैं। डायरेक्टर अपने लोगों से खुदाई करवा के लाश बाहर निकलवा देता है, पर जैसे ही वो जलाने की कोशिश करते हैं तभी भूतनी वहां आ जाती है। तुम मुझे नहीं मार सकते। और भूतनी उन पर हमला करती है, पर बाबा बीच में आकर अभिमंत्रित जल उस पर डालते हैं और भूतनी वहीं रुक जाती है और हिल नहीं पाती। बेटी, मानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, पर इसकी सजा उन लोगों को मिल गई बेटी। पर मासूम लोगों की जान लेना बिल्कुल गलत है। रामलाल मशाल जला लेता है और उसका अंतिम संस्कार कर देता है। भूतनी भी चलने लगती है और चीखने चिल्लाने लगती है और भस्म हो जाती है। सभी लोगों की जान में जान आती है और डायरेक्टर शूटिंग फिर से शुरू कर देता है। रामलाल अब सुकून से गांव में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और बाकी गांव वाले भी गांव में वापस आने लगे हैं।